सखी सहेली के श्रोताओं को राजश्री त्रिवेदी और मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और क्या हमेशा ये क्वेश्चन होता है ना, कैसी हो? तो भाई मौसम ने जो है शरारत कर दी है, तो मैंने कहा शरारत कर लो, अजी कर लो, अरे किसने रोका है? ऐसा? और क्या शरारत करने वाली हो? बस अभी देखिए प्रोग्राम शुरू हुआ है और मैंने शुरू कर दी है शरारत, तो यानी कुछ थोड़ी देर पे होता जाएगा, है ना? क्या कहता है, कुछ कहता है ये सावन, क्या कहता है? शाम सवेरे दिल में मेरे तू रहता है। सवेरे तो हमारे दिल में हमारे लिसनर्स रहते हैं, बिल्कुल। और लेकिन आज हमारे दिल में रहेगा एक खास दिन, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस रहेगा, और साथ में हम बात करेंगे सखी विशेष में अर्पिता सिंह चित्रकार के बारे में बात करेंगे। और देखो ना, बर्तन आजकल अपना स्वरूप बदल रहे हैं, मिट्टी के भी बर्तन आ गए। बिल्कुल, बहुत सारे बर्तनों के बारे में चर्चा करेंगे जो पहले के समय में हम घरों में देखा करते थे। और हम खाने के शौकीन तो हैं ही। बस कुछ मीठे बता देंगे, कुछ चटपटे बता देंगे। क्या चटपटे, क्या मीठा बताओगे? हमारी सखिया लिख के भेज रही है। चलिए गीत चलो, सावन क्या कहता है सुन ले। गीत में साजन गीत ये जीवन बन जाता है, बन जाता है। फिर आई पुरवाई, क्यों आई है? फिर आई पुरवाई, क्यों आई है? सजनी तेरा प्रेम संदेशा ये लाई है। भीगी भीगी रातों में क्या होता है? ओ भीगी भीगी रातों में क्या होता है? नींद न आए हमको, हाय जग सोता है, जग सोता है। खिलती है तब कलियां, कब खिलती है? खिलती है तब कलियां, कब खिलती है? तेरी अखियां मेरी अखियां जब मिलती हैं। छम छम बजती है पायल, कब बजती है? छम छम बजती है पायल। कब बजती है? प्रेम के पथ पर रूप कथा कर जब लगती है, हो जब लगती है। धक धक करता है ये दिल, क्यों करता है? धक धक करता है ये दिल। क्यों करता है? लोग न सुनने प्यार की बातें, मन डरता है। घर जाते हैं परदेसी, क्यों जाते हैं? दूर अकेले देश के मेले याद आते हैं।
कुछ कहता है, 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 कुछ कहता। भाई हमें भी तो बहुत कुछ कहना है ना। बिल्कुल कहना है, और हमारे संदेशों में हमें जरूर एक बात कहनी है कि संदेश लिखकर भेजा है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के बारे में। धरती से लेकर अंतरिक्ष तक हमने चांद पर रखा कदम, ज्ञान की ज्योति जलाकर करते सभी वैज्ञानिकों को प्रणाम। सपनों की उड़ान लेकर चले हम ऊंचे चांद गगन, अंतरिक्ष की इस यात्रा में हमने रच दिया नया इतिहास का नया चमन। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत संदेश। भाई आज हम 23 अगस्त 2024 को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहे हैं। भारत सरकार भारत के अंतरिक्ष मिशनों की उल्लेखनीय उपलब्धियों को जनमानस तक पहुंचाने और देश के युवाओं को इससे कुछ प्रेरणा मिले, वे भी प्रेरित हों, 1 महीने का अभियान शुरू कर रही है। और इस वर्ष के उत्सव का विषय क्या है, जल्दी बताओ। चांद को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा, जो समाज और प्रौद्योगिकी पर अंतरिक्ष अन्वेषण के गहन प्रभाव पर जोर देती है। और सरकार ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के सम्मान में 23 अगस्त को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया। और 23 अगस्त 2023 को जब चंद्रयान 3 शिव शक्ति बिंदु पर विक्रम लैंडर ने जब चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में अपना कदम रखा, एकदम सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई। प्रज्ञान रोवर को चंद्र सतह पर तैनात किया गया। राशि जी, वो दिन कितना अच्छा था, हम लोग सब लगे पड़े देख रहे हैं टीवी पर, और मन एकदम खुशी से था, और बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना भी हो रही थी कि सफलता मिले, सफलता मिले। और जब मिली तो बस मिठाइयाँ खाने लग गए थे आपस में। बिल्कुल। लेकिन ये सारी बात को आपने इतनी गंभीरता से कहा ना, वैसे विषय तो है ही गंभीर, लेकिन हमारे श्रोता जब सुन रहे होंगे तो फिर उसको बिल्कुल एक कहते हैं ना, चित्र उनके सामने आ रहा, वो ही सीन आ गया उभर करके। और पढ़ते समय मुझे भी ऐसे ही लग रहा था। बिल्कुल। और देश विदेश तक की निगाहें उस ऐतिहासिक पल को टीवी पर लाइव प्रसारित होते देख रहे थे। धड़कनें सभी की बढ़ी हुई थी, और जैसे ही सफल लैंडिंग हुई, सभी अपने अपने घरों में खुशी से झूम उठे थे। मंजरी ने तो बताया कि उसने मिठाई भी खा ली थी। और एक अभूतपूर्व सफलता हमारे वैज्ञानिकों को मिली थी, और भारत देश गर्व से भर उठा था। सोशल मीडिया तो बधाई संदेशों से भरी गया था। आज भी उस ऐतिहासिक पर्व की यादें ताजा हो उठी हैं, और वही खुशी का संचार मैं और मंजरी दोनों महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल महसूस कर रहे हैं, और हमारे साथ साथ हमारी सखियां और हमारे सखा श्रोता भाई लोग भी महसूस कर रहे हैं। और इस तरह भारत चांद पर उतरने वाला चौथा देश और दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरने वाला पहला देश बन गया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण उपलब्धियों को मान्यता देता है, और साथ ही अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रगति पर प्रकाश डालता है। और इस दिन को मनाने का यही उद्देश्य है कि हमारे युवा छात्रों में इस अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में रुचि पैदा हो, और उन्हें रोल मॉडल प्रदान करके भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए ये दिवस मनाया जाए। बिल्कुल। और एक और संदेश है कि सखी सहेली मन से जुड़ने वाले सभी साथी मित्रों को और छोटी बहनों को नमस्कार तो है ही, इसके अलावा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं। एक वो समय था जब विकसित देशों के रॉकेट हम देख एक अचरज सा महसूस करते थे। अब ये दिन है जब हमारे देश के वैज्ञानिक द्वारा बनाए गए सैटेलाइट को आकाश में ऊपर चढ़ा रहा स्वदेशी रॉकेट देखकर हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, और ये गीत हम सुनवा रहे हैं। एक नई दुनिया बसाई, ओ आओ तुम्हें चांद पे ले जाए, प्यार भरे सपने सजाए, छोटा सा मंजिला बनाए, एक नई दुनिया बसाई, ओ
अचानक से ये गीत बंद हो गया तो मुझे लगा क्या हो गया। कुछ कुछ हो जाता है कभी कभी ऐसे। और देखिए समय हो चला है अब एक अंतराल का। बिल्कुल, हम वो अंतराल लेते हैं, उसके बाद अपने श्रोताओं से फिर जुड़ते हैं। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। एक बार फिर आप सबका स्वागत है कार्यक्रम सखी सहेली में। एक बहुत ही सुंदर सा मैसेज आया मंजरी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की सभी को शुभकामनाएं। आज हमारी गर्दन ऊंची है क्योंकि हम अंतरिक्ष कार्यक्रम में अपना सहभाग दे रहे, इससे हमारा सहभाग बढ़ रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी सी बात लिखी है। तो सबको एक बार फिर बधाई देते हुए हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं राशि जी। बिल्कुल। और आज सखी विशेष के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं चित्रकार अर्पिता सिंह जी के बारे में। कला अपने आप में बड़ी ही व्यापक है और असीमित भी है। हम अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से कोरे कागज पर, कैनवास पर, पेंसिल द्वारा या ब्रश द्वारा रंगों के संयोजन से चित्रों को बना सकते हैं। और एक अच्छा कलाकार अपनी लगन मेहनत के बल पर अपने काम में महारत हासिल तो कर लेता है, तभी उसको कला बोलने लग जाती है। ऐसा लगता है कि वो चित्र सजीव आकार ले रहा है। आज हम ऐसी ही प्रतिभाशाली चित्रकार अर्पिता सिंह की चर्चा करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत। और अर्पिता सिंह का जन्म 22 जून 1937 को बंगाल प्रेसिडेंसी, जो अब पश्चिमी बंगाल के नाम से जाना जाता है, वहाँ के बारानगर में हुआ था। और वे 1946 में अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहने लगी थी। उन्होंने दिल्ली पॉलिटेक्निक में स्कूल ऑफ आर्ट्स में पढ़ाई की और स्नातक होने के बाद उन्होंने हैंडलूम बोर्ड इंडिया के एक विभाग वीवर्स सर्विस सेंटर में एक टेक्सटाइल डिजाइनर के रूप में काम किया। और आपका काम दुनिया भर में प्रदर्शित हुआ। वे कई प्रदर्शनियों में अपनी पहचान बनाती गईं, जिसमें पैम्पीडो सेंटर पेरिस, टोक्यो, जापान, स्पेन, बॉस्टन, स्विट्जरलैंड, लंदन, इंग्लैंड देशों में हुआ। इसके बाद 2019 में आपके कामों का प्रदर्शन किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट नई दिल्ली में भी प्रदर्शित किया गया। और अर्पिता सिंह की पेंटिंग्स में एक महिला की आंतरिक दुनिया, उसका घर और उसके आसपास का जीवन बहुत बड़ा दिखता है। मोटी बनावट वाली सतह का उपयोग करते हुए खास तौर पर कैनवास पर अपने तैल चित्रों के लिए उन्होंने अपनी पहचान बनाई गई, वे इसीलिए जानी गई। वे तनाव का एक तत्व बनाती हैं और इस तरह से जीवन के प्रतिबिंब को उकेर दिया करती। आपको पेंटिंग अच्छी लगती? जी बिल्कुल अच्छी लगती जी। और मैंने जब मैं लिख रही थी तो मैंने इनकी बहुत सारी पेंटिंग्स देखी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आज जिनके बारे में लिखने जा रही हूँ उनकी पेंटिंग्स तो वही बेमिसाल है। क्या बात है भाई। उनकी कला में आंशिक रूप से भोली और वास्तविक दुनिया नजर आती है। वे टेलीफोन, हवाई जहाज, फूलों के गुच्छे, झाड़ियों, गमलों और धूपदानों, दीवारों पर बच्चों जैसी भित्ति चित्र और भीड़ भाड़ वाली सड़कों, जाम वाले यातायात,
जैसी सरल वस्तुओं का उपयोग समकालीन जीवन के प्रतीक रूप में करती हैं। और उनके अनुसार संस्कृति और परंपराएं एक महिला से दूसरी महिला, माँ से दूसरी बेटी को सौंपी जाती है। जैसे कि बंगाल में महिलाओं द्वारा अपने परिवार के कल्याण के लिए किए जाने वाले व्रत या लोक अनुष्ठान, वे महिला होकर महिलाओं के दृष्टिकोण से ही सोचती। वैसे तो हर जगह ही संस्कृत परंपराएं, व्रत हो या लोक अनुष्ठान हो, वहाँ के परिवारों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपे जाते हैं। तभी तो हम अपनी रीति रिवाजों का अपना कर उत्सव मनाते हैं ना राशि जी। जब भी परिवार में अगर कोई बड़ा शौकीन है, मतलब माता पिता में किसी को भी रुचि है, या आपके दादा दादी नाना नानी उनको पेंटिंग्स में या किसी भी विषय में रुचि है, तो बच्चों में वो गुण धीरे धीरे आने लगती है। हमें भी याद है ना, जब हम छोटे थे और घर में माँ अगर कुछ बना रही होती तो हम कितने उत्सुक होते थे। तो वहीं से फिर धीरे धीरे उस प्रक्रिया के प्रति, उस चीज के प्रति आपका रुझान होते जाता है। और मुझे भी पेंटिंग बहुत अच्छा लगता है, बनाना भी, देखना भी, पेंटिंग एग्जीबिशंस जाना, और जिसकी वजह से हमने देखा कि परिवार में, जैसा भी आपने कहा कि और भी लोगों को उसके प्रति जो है वो रुचि जागने लगती है। अर्पिता जब उन्होंने करियर शुरुआत किया था अपना, तब कोई स्टूडियो नहीं हुआ करता था मंजरी। जब बेटी और पति स्कूल चले जाते तब वे हर दिन अपनी कला में लगी रहती। 6 दशकों से भी ज्यादा समय में आपने ऐसी कृतियां बनाई जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध करती रहीं। और उनके जो चित्र हैं उनके शीर्षक भी बहुत सुंदर होते थे, पता है? जैसे इस साल हंस वापस नहीं आए, कैसा खूबसूरत सा शीर्षक है ये, अगर तुम मुझे अनुमति दो। जैसे लग रहा है जैसे किसी कहानी कविता की बात हो। और एक गीत सुनवा लूं क्या? कुछ कहने को आया था, मैं कुछ कहने को आया था, क्या कहना था याद नहीं, अरे याद है बस इतना कि कुछ कहना था। कुछ सोच के आई थी, मैं कुछ सोच के आई थी, क्या सोचा था भूल गई, पर ये नहीं भूली कि कुछ कहना था। कुछ कहने को आया था, मैं कुछ सोच के आई थी। समझ गया कि तुम क्या भूले हो, अरे वही तो होगा जो ना कह पाए हो। मेरे हमदम दिल की बातें तुम बिन बोले समझ गए। जो मेरी कहानी है वही तेरा फसाना है, यही कह दे कि कुछ कहना था। कुछ कहने को आया था, मैं कुछ कहने को आया था, क्या कहना था याद नहीं, अरे याद है बस इतना कि कुछ कहना था। कुछ कहने को आया था।
तो हम बात कर रहे थे अर्पिता जी के बारे में। तो अपने करियर की शुरुआत से ही अर्पिता आधुनिकतावादी न्यूनीकरण को आत्मसात करते हुए लय में पेंटिंग की कला को लगातार सीखती रहीं। 1970 के दशक में उनकी पेंटिंग मुख्य रूप से काले और सफ़ेद रंग से की अमूर्त थी और 1980 के दशक में उन्हें कलात्मक करियर में उनके करियर में एक बदलाव आया जब उन्होंने बंगाली लोक चित्रों को वो बनाने लग गई थी। और आपकी हर कला कागज पर पानी के रंग और कैनवास पर तेल के चित्र एक कहानी बयां करते थे। बिल्कुल मंजरी, सुख दुख खुशी से लेकर उम्मीद तक की भावनाओं को उन्होंने दृश्य प्रदान किया। अलंकारिक पेंटिंग के लिए मशहूर हैं, जीवंत रूप से रंगीन और प्रतीकात्मक रूप से सघन ये कृतियां पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं की ओर इशारा करती हैं। कई पीढ़ियों पर आपके चित्रों का बड़ा प्रभाव हुआ और लोगों को सीखने को मिला। जी, और आपके जीवन साथी परमजीत सिंह और बेटी अंजुम सिंह दोनों ही चित्रकला से जुड़े हैं। आपकी कला चित्र महिलाओं पर केंद्रित है। आपकी पहली प्रदर्शनी 1972 में नई दिल्ली की एक गैलरी में हुई और आपके चित्रों में गुलाबी नीले रंग अधिकतर दिखते हैं। आपने कई पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं और 2014 में ललित कला अकादमी की फेलोशिप, 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित हुई, 1998 से 99 में कालिदास सम्मान, भोपाल में 1991 में परिषद सम्मान, साहित्य कला परिषद नई दिल्ली में भी मिला। आपने 20 से अधिक एकल शो किए और 1981 से लेकर 92 में चंडीगढ़ में अखिल भारतीय ड्राइंग प्रदर्शनी पुरस्कार आपको मिला। 1987 में अल्जीरिया द्विवार्षिक में भी आपने पुरस्कार जीता। बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजी गई हैं। और अर्पिता जब करियर उन्होंने शुरू किया था तब कोई स्टूडियो नहीं था और उनके चित्रों के शीर्षक भी बड़े सुंदर से हैं, जैसे कि इस साल हंस वापस नहीं है, अगर तुम मुझे अनुमति दो, मेरी माँ के बगीचे की खोज, माई लॉलीपॉप सिटी, माई लिली पॉन्ड आदि अनगिनत पेंटिंग्स हैं। और राशि जी, हम इन्हीं की बात कर रहे थे, जब हम लिख रहे थे तो हमने जो शीर्षक थे उन्हीं की पेंटिंग्स हमने उनकी देखी तो बहुत अच्छी लगी। और आपको हर दिन काम करना अच्छा लगता है। आज भी वे अपने काम में संलग्न हैं, दिल्ली में रह रही हैं और ऐसी प्रतिभाशाली कलाकार से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और कला तो ऐसी है कि मतलब कहीं भी उसका अंत नहीं। आप कोई भी चीज़ अपने आसपास देखती, छोटी सी बड़ी सी, आप उसको पेंसिल लेकर के आप बनाना शुरू कर दीजिए। पेंसिल नहीं तो कुछ लोग अपनी उंगली से भी कलर लेकर के बहुत अच्छे से बना देते हैं, शेड दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे एक श्रोता ने लिखकर भी भेजा है कि उनकी ज्यादातर चित्रकारी महिलाओं के सादे जीवन और दैनिक दिनचर्या को दर्शाती है, जो हमने भी ये बात कही। और उनकी चित्रकारी मुख्यतः नारी के दृष्टिकोण से भारतीय जीवन शैली को दिखाती है। उन्होंने अपनी कला को कई बार विश्व के विभिन्न भागों में व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से प्रदर्शित किया है और अपने कार्य के लिए काफी पुरस्कार अर्जित किए, जिसके बारे में हमने एक एक पुरस्कार हमने बताया अपने श्रोताओं को कि कितने सारे पुरस्कार उनको नवाजा गया है इनसे। और क्या? हाँ बोलो। अब देखिए, अब समय होने वाला है एक अंतराल का, तो अंतराल पर चलेंगे और साथ में फिर गीत सुनेंगे और कुछ और बातें करेंगे मजेदार। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, कि बिल्कुल। बर्तनों के बारे में जो हमारा विषय हमने लिया है कि बर्तनों का बदलता स्वरूप, उसके बारे में भी हम ढेर सारी बातें करेंगे। तो और कुछ पुराने दिनों में खो जाएंगे जा करके कि अपने घरों में हमने बचपन में क्या क्या देखा। अच्छा, आपको पीछे जाना और खोना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर वापस आ जाते हैं, अपनी दुनिया में आने ही आना है ना? चलो हम ब्रेक ले लेते हैं। जी।
बदले मौसम चाहे बदले जमाना, हमारा आपका साथ पुराना। नए जमाने के गाने हो या भूले बिसरे गीत, मतवारे तिहारे हम पर जुल्म करें। कव्वाली, गजल, भजन हो या हो लोकगीत, प्रसिद्ध हस्तियों से बातें मुलाकातें करवाती विविध भारती, शौर्य की बातें बताती, नाटक के माध्यम से कहानी सुनाती विविध भारती। क्या हुआ? हाय गम का फसाना बन गया अच्छा। अच्छा जी। एक बहाना बन गया अच्छा। अच्छा। सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा। गम का फसाना बन गया अच्छा। अच्छा जी। एक बहाना बन गया अच्छा। सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा। गम का फसाना बन गया अच्छा। तुम्हारे ख्यालों में खो जाए, तुम्हारे ख्यालों में खो जाए, ये जी चाहता है कि सो जाए। देखो बातों बातों में चांदनी रातों में ख्वाब सुहाना बन गया अच्छा। अच्छा जी। एक बहाना बन गया अच्छा। सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा। गम का फसाना बन गया अच्छा। बताए तुम्हें क्या कहाँ दर्द है, बताए तुम्हें क्या कहाँ दर्द है। यहाँ हाथ रखना यहाँ दर्द है। देखो बातों बातों में दो ही मुलाकातों में दिल ये निशाना बन गया अच्छा। एक बहाना बन गया अच्छा। सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा। गम का फसाना बन गया अच्छा। की रंगीन महफिल में, मोहब्बत की रंगीन महफिल में जगह मिल गई आपके दिल में। देखो बातों बातों में प्यार की बारातों में अपना ठिकाना बन गया अच्छा। अच्छा जी। एक बहाना बन गया अच्छा। सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा। गम का फसाना बन गया अच्छा। एक बहाना बन गया।
तो देखिए अब हम लोग बिना बहाना बताए बर्तनों के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे संदेश आ गए हैं राशि जी। बिल्कुल। और देखिए ना, एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि पुराने जमाने में तांबा पीतल के बर्तन में चरु, डेंग, पानी गर्म करने के लिए बम्बा, कथरोट, ग्लास, डोया पानी निकाल लेने के लिए, और कप और कबाई का स्टैंड, कप रखने का कोई स्टैंड होगा, और खाने के लिए थाली, भोजन पकाने के लिए तपेली, चाय भी पीतल के बर्तन का ज्यादातर उपयोग करते थे। कितनी अच्छी सी जानकारी मिल रही है सबके संदेशों में। बहुत सारा कुछ आया है। देखो, एक ने लिखा है कि भाई बर्तनों का बदलता स्वरूप की बात करें तो पहले के जमाने में मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे। उन दिनों किसी के पास धातु के बर्तन होना धनवान माना जाता था। मिट्टी के चूल्हे में लकड़ियां जलाकर मिट्टी के बर्तन में जो रसोई या खिचड़ी बनाई जाती थी, उसका स्वाद अभी तक भूल नहीं पाए हैं। अब वो धुआं कहाँ, वो स्वाद कहाँ, सब इंस्टेंट हो गया है। बिल्कुल। और देखिए अगला संदेश भी बड़ा प्यारा सा है। संदेश तो सभी प्यारे प्यारे हैं, लेकिन हम एक एक को बोलेंगे तो किसी को नहीं बोले तो कोई सोचो मत भाई। वो रिस्क हम नहीं ले सकते। वो रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए कहते थे सभी के संदेश बहुत अच्छे हैं। तो लिखते हैं कि बर्तनों का बदला स्वरूप जितना शायद 60 से लेकर 80 के दशक तक में जन्म लेने वालों ने देखा है, उतना शायद ना तो इससे पहले या बाद में जन्म लेने वालों ने देखा होगा। नानी, दादी और मैंने ही अपनी माँ के द्वारा उपयोग करते देखा है। वो लोहे और पीतल का चिमटा, कढ़ाई, करछुल, छिलनी, चाकू वगैरह। और मिट्टी के बर्तनों की बात करें तो दही बिलोने के लिए मिट्टी के काले घड़े, दूध पकाने के लिए लाल छोटे घड़े, और जब तक छोटे से मटके में कई घंटों तक अंगीठी की धीमी आंच में जब दूध पककर लाल हो जाता था तो कितना स्वादिष्ट हो जाता था। मेरे घर में आज भी नानी, दादी और माँ के हाथों के वो लोहे, पीतल, तांबे के बर्तन सुरक्षित रखे हैं, और कुछ चीनी मिट्टी के भी हैं जिनमें साल भर अचार रखा जाता है। कितनी सारी यादें जुड़ गई हैं। और जो मटकी की बात करी कि दूध उसमें रखा जाता था, तो बड़ी सी मटकी होती थी, और घर में जिसके यहाँ पशु पले होते थे तो दूध लेकर के पकाया जाता था हांडी में, कंडे की राख में, काफी घंटे तक छोड़ दिया जाता था। वो लाल लाल मीठा सा हो जाता था। चीनी डालने की जरूरत ही नहीं उसमें, इतना स्वादिष्ट होता था। तो देखिए इसी तरह और भी बड़े स्वादिष्ट से संदेश हैं कि लिखते हैं कि बर्तनों का इतिहास बहुत लंबा है। मिट्टी के बर्तन बनाने चालू हुए, अब फिर मिट्टी तक ही पहुंच गया। लगभग सभी धातुओं से बनते हैं। कुछ बर्तन भंडारण के लिए हैं, कुछ खाना बनाने के लिए और कुछ खाने के लिए हैं। एक से बढ़कर एक आकार में, रंग में बर्तन बाजार में उपलब्ध हैं। खुद के खाने के लिए उपयोग में अलग बर्तन, मेहमानों के लिए अलग, भगवान के लिए सोने चांदी के बर्तन। बर्तनों का अपना एक अलग संसार है। बर्तनों की महिमा हमारे जीवन में एक खास स्थान रखती है। और जानती हूँ, एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल वर्तमान दौर में सबसे ज्यादा स्टील के बर्तन चलते हैं। दरअसल परिवर्तन दुनिया का नियम है और इस परिवर्तन से कोई भी अछूता नहीं है। फिर वो चाहे खान पान हो, पहनावा हो, लाइफस्टाइल हो, हेयर स्टाइल हो, सिनेमा हो, संस्कृति हो, त्योहार हो, इनमें सब में भी परिवर्तन देखा गया है। क्योंकि आज बर्तन की बात है तो पहले काली हांडी में उड़द दाल बनती थी, अब यही दाल कुकर में बनती है। यहाँ पर वैज्ञानिकों ने एक खोज भी की है कि काली हांडी में जो दाल बनती थी, दरअसल वो दाल अच्छे से पककर स्वादिष्ट बनती थी, और कुकर में दाल गलती है, गलने में और पकने में फर्क है। इस प्रकार पहले पानी को गर्म करने के लिए किसी लोहे के बर्तन का उपयोग किया जाता था, और ये पानी सीगड़ी के माध्यम से गर्म किया जाता था। अब ये पानी गैस के साथ स्टील के बर्तन में गर्म किया जाता है। अब ये पानी गीजर से गर्म किया जाता है या उपकरणों से गर्म किया जाता है। पहले कपड़ों को प्रेस करने के लिए लोहे की इस्त्री में कोयला गर्म करके डाला जाता था और कपड़ों को प्रेस किया जाता था। अब इलेक्ट्रिकल आयरन से प्रेस होता है। क्या बात है, बहुत सारी यादें जुड़ गई। और देखिए एक और संदेश है, लिखते हैं कि आजकल खाना बनाने के सभी तौर तरीके बदल गए हैं। वो लकड़ी का चूल्हा, वो आंच में सेकती रोटी, आग को फूकने वाली फुकनी, वो खरल, वो सिलबट्टे, ये सिर्फ गांव में भी बिरले ही देखने को मिलते हैं। मिक्सी, कुकर, वो पकड़, फ्रिज, माइक्रोवेव और भी बिजली से चलने वाले उपकरण, किचन के बदले स्वरूप उसके हिसाब से बर्तन आज भी आज के बच्चे जानते ही नहीं है बगैर गैस के कैसे
कैसे खाना बनता था। वाकई में राशि जी, उस समय जब चूल्हा जलता था तो लकड़ियों को बड़ा संभाल के रखा जाता था और कोठरी में रख दिया जाता था। बारिश के समय में ये ध्यान रखा जाता था कहीं वो सीले ना, अगर लकड़ी सील गई तो वो लोहे की फूंकनी से फूंक फूंक के जलाने में आपके आंसू निकल आते थे। अच्छा, ये बताएं, आप कभी गाँव गई हैं? हम तो गाँव बहुत गए हैं और बस वहाँ पे हमारा रहना वहना हुआ ही है, तो मुझे वहाँ की चीजें बहुत याद है। मैं अपने नानी के यहाँ जाती थी तो ये जो पीतल और इसके बर्तन होते थे उसमें ना नीचे मिट्टी लगा देते थे, फिर वो मिट्टी सूख जाती थी। जैसे काम हमारे यहाँ बर्तन धुलते हैं तो वो बर्तन धुल गए, उसके बाद जो जिसपे खाना पकाया जाता था उसमें मिट्टी लेप दिया जाता था और छोड़ दिया जाता था। और जब मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनता था तो सूखी सूखी लकड़ियां, मैं देखती थी एक कमरे में सूखी सूखी लकड़ियां होती थी, और जरूरी नहीं कि वो पेड़ से कटे हुए लकड़ियां होती थी, ये जो बहुत से जंगल झाड़ जैसी भी चीजें होती है ना, उन लकड़ियों को भी सुखाया जाता था। और फिर उसको वो खाना ऑफ कोर्स बनने में तो वक्त लगता था, लेकिन सही हमारे किसी श्रोता ने लिखा है कि वो स्वाद जो है वो आज भी जुबान पर है। बिल्कुल, इतना अच्छा खाना, इतना स्वादिष्ट खाना बनता था। और ये भी कहते हैं कि दाल में जो झाग निकलता था, वो पतीली में पकती थी दाल और निकाला जाता था। जो झाग निकलता है ना, वो निकलना बहुत जरूरी होता है, जो हम जब कुकर में बनाते हैं तो वो चीज नहीं निकलती, और वही हम लोग को कहीं ना कहीं देखा जाए नुकसान भी पहुंचाती है। उस समय याद है कि चूल्हे दो आगे पीछे दोनों बनते थे, दोनों पतीलों में, एक में दाल चढ़ गई, एक में चावल चढ़ गया और झाग निकाल रहे हैं और साथ में सब रोटी इधर सिक रही है, फटाफट सिकती जा रही है। अच्छा, देखो उसी राख से फिर बर्तन धुलते थे। हाँ, वो पीछे वो इसीलिए लगाया जाता था कि वो बाद में जब हम उस पर काम करेंगे तो जले ना बर्तन। लेवा कहते हैं, अच्छे से उसको लेप दिया जाता था। तो मैंने भी वो लगाया है, तो बड़ा मजा आता था कि चूल्हे की राख इकट्ठी कर ली, उसका लेप लगा रहे हैं, या तालाब की मिट्टी आ जाती थी उसमें भूसा मिला के रख लिया जाता था, उससे भी हम लोग लगाते थे। और मैंने भी चूल्हा बनाना सीखा। पहले बच्चों खेलते थे, गुड्डे गुड़िया खेलते, छोटा सा बना लेते थे चूल्हा, फिर बाद में मेरी माँ ने कहा नहीं तुम एक बड़ा चूल्हा बनाओ। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें वो उस समय की हुई है जो अभी भी जब लिखते हैं तो याद आती है, तो बड़ा मजा आता है। तो सुनते हैं, गीत सुन लेते हैं पहले। बिल्कुल। अब पनिया भरन
तो देखिए हम लोग बात करें ना, पहले के समय में लकड़ी मिट्टी से बने बर्तनों का उपयोग होता था और बड़े परिवार हुआ करते थे राशि जी, और कई चूल्हे जला करते थे। एक साथ मिलकर सब लोग महिलाएं काम करा करती थी और लकड़ी का बड़ा सा परात जिसमें आटा गूथा जाता था और लकड़ी के बड़े बड़े चमचे होते थे और दही जमाने का एक कठौता होता था जिसकी सालों साल वो लकड़ी एकदम वैसी रहती थी। पता नहीं कौन सी लकड़ी थी पता नहीं मुझे, लेकिन देखी मैंने, वो काले रंग की हो जाती थी, लेकिन बहुत अच्छे था वो। और खास बर्तन उस समय हुआ करते थे, बेलन, चकला, रोटी रखने का डिब्बा, मसालों के डिब्बे, यानी बहुत सारी चीजें लकड़ी की बनी होती थी। और उसके बाद समय बदला तो घड़े और सुराही नुमा भी बनने लग गई थी, लकड़ी की चीजें होती थी और गिलास भी लकड़ी का खास होता था। तो याद है दही मथने का एक मथानी का वो था, मथानी जिसे कहते हैं, तो उससे बिलो करके मक्खन निकाला जाता था। और लकड़ी की ओखली, मूसल, धान कूटने का मूसल हुआ करता था। ये सारी चीजें मिक्सी की वजह से चली गई, है ना। लकड़ी के अब आज भी जब हम चाहते हैं कि कोई मसाला थोड़ा दरदरा पीसा जाए या कोई दाल, तो फिर याद आता है ना सिल, है ना, क्योंकि मिक्सी में वो बात आती नहीं, चटनी का स्वाद भी नहीं आता है। और ये भी तो लकड़ी की ओखली, मूसल, ये सब भी हुआ करता था लकड़ी के बर्तनों के उपयोग से। जानती हो स्वास्थ्य जिससे कहते हैं कि बहुत अच्छा रहता था। पत्तों के दोने हुआ करते थे, पत्तलों में खाना परोसा जाता था। मुझे ये सब याद है, जमीन में बैठते थे, पंगत लगती थी और चटाई बिछ जाती थी और उसी के दोने भी होते थे, कटोरियां भी होती थी और लकड़ी का लोटा पानी पीने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता था। और इसके साथ ही मसाला पीसने के लिए लकड़ी की बनी हुई चक्की हुआ करती थी। घर में मसाला पीसा जाता था, यानी पूरी तरह से शुद्ध सामग्री तैयार हो जाती थी। और मिट्टी और पत्थर की सिलौटी घरों में होती थी और बट्टे की मदद से खड़े मसाले, दाल, चटनी आदि बनाई जाती थी। और आज भी भाई देखिए कई घरों में तो सिलबट्टे सब चीज देखे जा सकते हैं, भले चाहे हमारे पास नहीं है, हम लोगों के पास नहीं है। इमाम दस्ता, क्या इमाम दस्ता लोहे का जो होता था, इमाम दस्ता होता था। और समय के साथ मिट्टी के बर्तन बनने लगे थे, जिसमें घड़ा, सुराही, मटका, छोटी मटकी, दही जमाने का मिट्टी का बर्तन, तवा, हांडी, कुल्हड़ वगैरह सब कुछ हुआ करते थे। और मिट्टी की कढ़ाई है, मिट्टी की फुकनी तक बनती थी। और जो लोटा पकड़ने के लिए एक संडसी बोली जाती थी, गोल सी होती थी, वो भी बनती थी। और मिट्टी की भी हमने देखी थी और लकड़ी की भी होती थी और लोहे की तो बनी होती थी। वापस से लोग फूल के बर्तन की तरफ वापस आ रहे हैं। और हमारी एक मित्र थी, तो उसके घर पे जब हम गए एक बार, तो उसका बर्तनों का ही व्यवसाय था, तो उसने ड्राइंग रूम में बिठाया, तो उसके ड्राइंग रूम में बहुत सारी चीजें एंटीक जिसे कहते हैं, हर धातुओं की थी। तो देख के तो बड़ा अच्छा लगा कि देखो कितना मतलब संभाल के उन्हें रखा है। उनका बिजनेस भी था, तो अच्छी बात है उन्होंने उसको संभाला था। लेकिन आज वो सब चीजें बहुत याद आती हैं। और इसके बाद धातु के बर्तन भी प्रयोग में आने लगे, जैसे फूल के बर्तन, तांबे के बर्तन, जस्ते, फूल, इन सभी की धातु के बने हुए बर्तन होते थे। पीतल, लोहे के बर्तन जिसमें पीतल की बटलोई, परात, थारा जिसे कसड़ा और कसड़ी कहा जाता था, चमचा होता था, कलछुल, कलसा, पानी की टंकी, यानी बहुत सारी चीज़ें धातुओं की बनी हुई होती थी। और आज भी कई घरों में इन धातुओं की चीज़ें देखी जा सकती हैं। बिल्कुल, बर्तनों को मांजने की ये भी एक कला थी, इतना चमकाया जाता था कि शक्ल भी दिख जाती थी उसमें। इन्हें सूती कपड़ों से पोंछा जाता था, बांस के झौवे से टोकरी में टिका कर रखा जाता था ताकि उसका पानी वानी निकल जाए। और अच्छा वो बटलोई याद आ गया। बिल्कुल, अब वही शब्द है ये बटलोई, जिसे चूल्हे पर सीधा नहीं चढ़ाते थे, मिट्टी की मोटी परत लेवा लगाकर ही चढ़ाते थे। और या पानी से तली गिली करे और चूल्हे की राख छिड़क कर परत लगा दी जाती थी उसकी, और इसे ही चूल्हे पर चढ़ाते थे और दाल पकाई जाती थी। और आपने मांजने की बात करी थी, तो मुझे ये और याद आया कि सूखी तरोई का जो जूना होता है उससे भी मांजते थे। और जूट की डोरी होती थी, या धान की भूसी है वो, और साथ में जो एक अर्धवाइन होती थी ना, नारियल के उसकी बनी हुई, खटिया में, चारपाई में, तो वो वाली जो कड़क सी होती थी, गड़ती थी, वो उसको भी लेकर के उससे भी बर्तन मांजे जाते थे। तो इसे तो नहाते भी थे, पैरों को रगड़ते थे उससे। सब चीजें याद आ रही ना आंसर से एकदम। मैंने तो सब देखा है जिया, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से याद है। अभी गीत सुनवा दे। यार की गली में पुकारे चले गए हम, यार की गली में पुकारे चले गए। क्या
बर्तन कलई करा लो, बर्तन कलई करा लो, बर्तन कलई करा लो, बर्तन कलई करा लो। आशिक है हम निखट्टू, हमको न देख भालो, बर्तन कलई करा लो, बर्तन कलई करा लो। तेरे कूचे में बिन जूते वतन से चल के आया हूँ, तेरे कूचे में बिन जूते वतन से चल के आया हूँ। मैं दिल की हर तमन्ना असली घी में तल के लाया हूँ, मैं दिल की हर तमन्ना असली घी में तल के लाया हूँ। नाकाम हो के तेरी गली से न जाऊंगा, दिन रात तेरे घर के ही चक्कर लगाऊंगा। बदनाम हो गया तो कोई गम नहीं मुझे, मैं आशिकों की लिस्ट में तो आ ही जाऊंगा। कहता रहूंगा मैं यही जब तक हूँ कंवारा। क्या बर्तन कलई करा लो, बर्तन कलई करा लो। आशिक है हम निखट्टू, हमको न देख भालो, बर्तन कलई करा लो, बर्तन कलई करा लो। एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा। दुनिया यही चाहती है मैं रह जाऊं कुंवारा, एक तेरा सहारा। गर प्यार तेरे दिल में है घर छोड़ के आजा, तू खिड़कियां दरवाजे सभी तोड़ के आजा। दीवाना तेरा देख ले मरने को चला है, आजा के यही वक्त है तू दौड़ के आजा। कूचे में तेरे आके लगाया है ये नारा। क्या बर्तन कलई करा लो, बर्तन कलई करा लो। आशिक है हम निखट्टू, हमको न देख भालो, बर्तन कलई करा लो, बर्तन कलई करा लो, बर्तन कलई करा लो। तो हमने बर्तन भी कलई करा दी भाई। बिल्कुल, सब कुछ हमने रेडी कर दिया है। हाँ। अब हम लोग व्यंजन बना लेते हैं। बिल्कुल, है ना। तो देखिए हमारी जो सखिया इन्होंने व्यंजन लिखकर भेजा है, मीठे से शुरुआत करते हैं। है ना राशि जी। सूखे मेवे और नारियल की बर्फी लिखकर भेजी है हमारी सखी ने। सूखा एक नारियल कद्दूकस किया हुआ, 15-20 नग बादाम के, काजू, पिस्ता और मखाना घी में हल्का सेक लें। नारियल और ड्राई फ्रूट को मिक्सी में डालकर पीस लेना है। अब ये मिश्रण जितना होता है उसी के नाप से आगे का नाप लेना है। 2 कटोरी ये मिश्रण, 1 कटोरी गुड़, 3 इलायची का पाउडर, जायफल का पाउडर 1 चुटकी भर, आवश्यकता अनुसार घी, 2 बड़े चम्मच घी डालकर उसमें गुड़ डाल दें। आंच धीमी रखें। जब गुड़ अच्छे से पिघल जाए तब उसमें इलायची और जायफल का पाउडर मिला दें। गैस बंद कर दें। मिश्रण को डालकर अच्छे से मिला लें। अब एक ट्रे में सेट कर दें। ऊपर से पिस्ता और नारियल की पतली पतली गिरी काट कर सजा दें। बर्फी का आकार काट लें। ड्राई फ्रूट की बर्फी तैयार है। और हमारी जिन सखी ने लिखा है तो उनको धन्यवाद देते हैं और उनसे कहते हैं आप बनाइए, हम आते हैं आपके घर खाना खाने। बिल्कुल बिल्कुल, खाना आप भी बहुत अच्छा बनाती है ना मंजू। फिर आप बोलोगी कबलारियों बना के, और क्या बता रही है। एक ये तो ये हमने एक ये बता दिया अपने श्रोताओं को, और दूसरा देखिए और है ना, देखिए लिख के भेजा ना, नमकीन, चावल के नमकीन धुसका पुए। अच्छा, तो वो आप बताएंगे नहीं क्या? हाँ, ये तो नारियल की बर्फी तो आपने बता दी। अब ये मैं बता दूं, चावल के नमकीन क्या बोलते हैं इसको, धुसका पुए। ओके, ये 1 कटोरी चावल, 1/4 कटोरी चना का दाल, 2-4 चम्मच उड़द का दाल, हरी मिर्च, साबुत जीरा, सभी चीजों को भिगा दें। जब अच्छी तरह से ये फूल जाए तो इन्हें मिक्सी में पीस लें। ध्यान रहे घोल बहुत पतला ना हो, इसे गाढ़ा ही रखना है क्योंकि इसमें चावल है तो तेल में फैल जाएंगे, इसलिए गाढ़ा रखिएगा। अब इसमें
नमक हल्दी मिलाकर एक तरफ ढक के रख दीजिए। इसके साथ आलू चने की तीखी सब्जी खाई जाती है या फिर टमाटर लहसुन मिर्च की तीखी चटनी। कढ़ाई में सरसों तेल गर्म करें, जब धुआं उठने लगे तो आंच को मीडियम कर दें और गोल चम्मच से इस पोहे को समान तेल में डालें और उलट पुलट कर सेंक लें और चटनी और सब्जी के साथ इसका आनंद दें। और ये झारखंड की लोकप्रिय व्यंजन है वहां का और हर दिन बनती है और बरसात के दिनों में इसका मजा ही कुछ और है। आजकल तो लोग नॉन स्टिक में बनाते हैं पर इसको लोहे की कढ़ाई में तलने पर स्वाद दुगना हो जाता है। और मीडियम आंच पर तलें। आप चाहें तो लहसुन का पेस्ट मिला सकते हैं और दम के आलू की रसी वाली सब्जी सरसों दही की तीखी चटनी के साथ भी अच्छी लगती है। देखिए जब ये बताया इन्होंने जी नॉन स्टिक वगैरह में जो पहले के अगर बर्तन में बनती तो कितना और स्वाद बढ़ता, लेकिन आजकल जो हम लोग एल्युमिनियम नॉन स्टिक और तमाम तरह के कांच के मेलामाइन के बर्तन आ गए, प्लास्टिक के बर्तन आ गए, तो वो हमारी सेहत को तो नुकसान पहुंचाते, लेकिन गाना हमेशा सेहत को बहुत अच्छा लगता है। बस हमारे आज के प्रोग्राम का समय जो है वो समाप्ति की ओर है मंजरी। बिल्कुल, और कल सपनों में हम लोग मिलेंगे। मैं तो चाहूंगी कि बिल्कुल सामने मिले, है ना। तो हम अपने श्रोताओं को यानी मैं राजश्री त्रिवेदी और मंजरी वर्मा का सभी को नमस्कार। सखी सहेली